एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी हायरार्की पे, जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक। तो इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो मुझे कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मेमोरी हायरार्की को। तो मेमोरी हायरार्की की अगर बात करें तो मेमोरी हायरार्की हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक को मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर। तो जानते हैं आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हमें मेमोरी को जानना होगा कि कितने टाइप की मेमोरी हम सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मेमोरी हायरार्की को पढ़ रहे हैं। तो मेमोरी हायरार्की का जो डिज़ाइन है उसे हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी अलग से मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ये सारे जो आपके एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस ये होती हैं बेसिकली, जिसे हम प्रोसेसर जो है वो किसी आईओ मॉड्यूल द्वारा एक्सेस करता है। ठीक है, तो जो आपका प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, वो इन सारी एक्सटर्नल मेमोरीज को किसके थ्रू एक्सेस करता है, आईओ मॉड्यूल के द्वारा, यानी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा। ये आपका सीपीयू जो है वो आपकी इन एक्सटर्नल मेमोरीज को एक्सेस करता है। ठीक है, इन्हें हम पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। ये आपकी इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे आपका एक और एग्जांपल ले लें तो पेन ड्राइव भी आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड हम बात करें तो दो मेन टाइप्स हम मेमोरी हायरार्की की पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड टाइप की हम बात कर लें तो इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज को हम पढ़ते हैं, तो आपका मेन मेमोरी है, कैश मेमोरी है, एंड सीपीयू के रजिस्टर्स जो आपके यूज़ होते हैं। ये सारी आपकी इंटरनल मेमोरी कहलाती है, या फिर हम इनमें प्राइमरी मेमोरी भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और इनको प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको जो प्रोसेसर है, जो आपका सीपीयू है, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है इन मेमोरीज को। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि जो मेमोरी हायरार्की है उसको हम दो मेन टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला तो आपका होगा एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आपका सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, किसी न किसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा इन एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, सेकंड हमने बात की इंटरनल या फिर प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि आपका मेन मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी हो गया और सीपीयू के रजिस्टर्स, इन्हें हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और इन्हें जो आपका प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस करता है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका मेमोरी हायरार्की, जिसमें हमने बात कर ली। तो ये आपका ये जो पार्ट है जिसमें आपका रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इंटरनल मेमोरी। ठीक है, क्योंकि इन तीनों मेमोरीज को सीपीयू जो है, आपका प्रोसेसर है, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है। और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप कैसी है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी है, और इन्हें हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी है तो इन्हें हम किसी न किसी, जो आपका प्रोसेसर है, इन्हें किसी न किसी आईओ मॉड्यूल द्वारा क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एरो का साइन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो। ठीक है, यानी ये नीचे से ऊपर तक बढ़ रहा है,
तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे वैसे वैसे आपका एक्सेस टाइम है इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैग्नेटिक टेप की बात करें तो मैग्नेटिक टेप को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। फिर आपका रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में आपको अगर कोई इस मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा इन कंपेयर टू ऑल द मेमोरीज। ये आपका रजिस्टर में सबसे कम एक्सेस टाइम लगेगा और मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर मेमोरी की हायरार्की में बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी मेमोरीज का एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी सबसे कम मैग्नेटिक टेप में एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक टेप में एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क में उससे कम लगेगा, मेन मेमोरी में हमारा उससे भी कम लगेगा, कैश मेमोरी और फास्ट होती है यानी इसका एक्सेस टाइम और ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इसका जो एक्सेस हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कैश मेमोरी में, फिर रजिस्टर में हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा टाइम अगर लगेगा एक्सेस करने में किसी भी डेटा को इस मैग्नेटिक टेप के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो है, यानी जैसे हम एक्सेस अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जल्दी से एक्सेस कर लेंगे, यानी आपका जो एक्सेस टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप में आप क्योंकि ये स्लोअर मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमेशा जो होती है वो आपकी स्लोअर मेमोरी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से फास्ट होती है और रजिस्टर जो है वो आपके कैश मेमोरी से भी फास्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की कम होती है। ठीक है, और और कॉस्ट जो है सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर करें तो मेन मेमोरी की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है और मेन मेमोरी से भी कॉस्ट ज़्यादा होती है कैश की एंड देन होती है रजिस्टर्स की। ठीक है, तो अगर हम इस मेमोरी हायरार्की को पढ़ क्यों रहे हैं सबसे पहले बात ये करें तो इसमें हमारा जो मेमोरी को यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर सबसे पहले हम अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी स्टोरेज का स्पेस जो है वो ज़्यादा है, तो हम चाहे तो सारे प्रोसेस को हम इसी के अंदर रख लें। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम सारे प्रोसेस को रख सकते हैं, लेकिन इससे हमारा जो आपका सीपीयू है वो इंटरैक्ट जल्दी नहीं कर पाएगा क्योंकि सीपीयू होता है बहुत फास्ट और सेकेंडरी मेमोरी होता है बहुत स्लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। सीपीयू को जब भी हमें सीपीयू को किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सेकेंडरी मेमोरी से इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कहेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी होती है स्लो। ठीक है, स्लो होने के कारण ये सीपीयू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे प्रोसेस को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से सीपीयू को कई बार ऐसा होगा कि आइडल स्टेट में रहना होगा और सीपीयू आइडल रहे तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट मेमोरी को लगाया और वो होता है हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से जो है वो आपका सीपीयू जल्दी एक्सेस कर पाता है, इसलिए हम जो भी डेटा मेन मेमोरी में कुछ डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लाते हैं जिन्हें सीपीयू को एग्जीक्यूट करना होता है और मेन मेमोरी से जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं। अब मेन मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होती है हमारी कैश मेमोरी और कैश मेमोरी में हम जो मेन मेमोरी के भी इम्पोर्टेंट डेटा हैं वो हम कैश मेमोरी के अंदर रख लेते हैं और इसी तरह से फिर कैश मेमोरी से भी फास्ट होता है रजिस्टर और रजिस्टर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सीपीयू क्योंकि सीपीयू के अंदर ही हमारे रजिस्टर्स लगे होते हैं, तो रजिस्टर से कम्युनिकेट करना सीपीयू के लिए और भी फास्ट हो जाता है। तो इस तरह की मेमोरी हायरार्की होती है। ठीक है, तो जो टोटल कैपेसिटी की बात करें, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो उसको आप हायरार्की से डिफाइन कर सकते हैं।
यानी मेमोरी की हायरार्की आपकी मेमोरी की कैपेसिटी को बताती है कि कितना आपका कैपेसिटी है मेमोरी का। तो सारे मेमोरीज को अगर हम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर ले रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो इफ़िशियंट बन जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मेमोरी हायरार्की सिस्टम जो है उसमें आपकी सारी स्टोरेज डिवाइसेस को आपका कंप्यूटर सिस्टम कंटेन करता है। ठीक है, यानी आपका उसमें सेकेंडरी मेमोरी भी होगा, प्राइमरी मेमोरी भी होगा, एंड देन आपका कैश एंड रजिस्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है उसे, और फिर आपका मेन मेमोरी भी है और कैश मेमोरी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है मतलब जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, उसका एक्सेस टाइम जनरली जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है मेन मेमोरी से। ठीक है, यानी उसमें आपको किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो आपको उसको सर्च करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, क्योंकि आपका वो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है और वहाँ पे किसी भी एलिमेंट को ढूंढने में आपको टाइम लगेगा मेन मेमोरी कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए सबसे नीचे हम हायरार्की में हम सेकेंडरी मेमोरी को ही रखते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी जो है वो आपका सेंट्रल पोजीशन रखता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, ये आपका सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी। ठीक है, और ऑक्सिलरी मेमोरी से भी ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो सीपीयू से भी कम्युनिकेट कर लेगा मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी से भी कर लेगा। तो ये बीच में आपका मिडिल पोजीशन पे रखते हैं हम मेन मेमोरी को। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन पे, जिससे ये क्या कर सकता है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू दोनों से ही डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, किसी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, अब जब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं है और सीपीयू को उसी प्रोग्राम की ज़रूरत है जो मेन मेमोरी में नहीं है। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, मेन मेमोरी में अगर कोई डेटा जो सीपीयू को चाहिए वो अगर मेन मेमोरी में नहीं है, तब क्या होगा, तब उसे हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लाएंगे। देन आपका वो प्रोग्राम जो है सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में होगा। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी में लाएंगे और मेन मेमोरी से फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपका देखिए जो प्रोग्राम जो है वो आपका नॉट करेंटली नीडेड इन मेन मेमोरी। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोग्राम को मेन मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, यानी जो प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर अगर रखा गया है वो आपकी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मान लीजिए, तो वो अननेसेसरी रखा हुआ है मेन मेमोरी में। तो बाकी जिन प्रोग्राम को हमें तुरंत इमीडिएटली एग्जीक्यूट कराना है उनको रखने के बजाय हम अननेसेसरी प्रोग्राम को रखे हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि उन अननेसेसरी प्रोग्राम को हम वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे और जिन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम नेसेसरी हैं, उनको हम मेन मेमोरी के अंदर लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसे हम मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं और जो हमें तुरंत रिक्वायरमेंट नहीं है, सीपीयू को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो तुरंत एग्जीक्यूट करे, उन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखा जाता है। अभी तक आपने देखा कि जो आपका मेन मेमोरी था उसे हम सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में रख रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो आपका कैश मेमोरी है उसे हम मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रखते हैं कैश मेमोरी को। ठीक है, तो कैश मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली फास्ट मेमोरी डिवाइस होती है और मेन मेमोरी से भी फास्टर होती है। ठीक है, जैसे आपका सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर मेन मेमोरी था, वैसे ही मेन मेमोरी से फास्टर आपका कैश मेमोरी है। ठीक है,
अब हम कैश मेमोरी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं रख सकते हैं, यानी कैश मेमोरी की साइज़ हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है तब क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कोई भी उसको नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कैश मेमोरी को बिग वॉल्यूम में नहीं रखते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं रखते हैं। ठीक है, थोड़े अमाउंट में ही आपका कैश मेमोरी होता है, यानी कैश मेमोरी की साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, कहने का मतलब बस यही है। ठीक है, और कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी, अगर हम ज़्यादा साइज़ की कैश मेमोरी को अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो पूरे के पूरे मेन मेमोरी से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ड्यू टू हायर कॉस्ट वी कैन नॉट रिप्लेस द होल मेन मेमोरी बाय फास्टर मेमोरी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे कैश मेमोरी को नहीं रख सकते हैं, यानी साइज़ अगर हम चाहें कि कैश मेमोरी फास्टर है तो हम कैश मेमोरी को ज़्यादा साइज़ की रख देते हैं, तो हम सारे प्रोसेस को उसमें रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और सारे लोग इतने कॉस्ट नहीं दे सकते सिस्टम की। फिर बात ये हो गई कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम क्या रखते हैं, कैश मेमोरी को की साइज़ जो है वो छोटी रखते हैं, और फिर मेन मेमोरी होती है, तो जो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं वो हम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, ताकि वो सारे प्रोग्राम्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हम जल्दी एग्जीक्यूट कर सके सीपीयू के थ्रू। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके सीपीयू के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सीपीयू के अंदर ही रखे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स को रखा जाता है, तो ये आपके बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी इज ब्रॉट टू सीपीयू एंड कीप द इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर्स। ठीक है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर लाते हैं, और सीपीयू के अंदर ला के कहाँ रखते हैं, हम रजिस्टर्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को रखते हैं। ठीक है, और ड्यू टू स्पेस एंड कॉस्ट कंस्ट्रेन, यानी क्योंकि आपका जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली आपके कैश और मेन मेमोरी से कंपैरेटिवली हाई होती है, तो इसलिए हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स ही सीपीयू के अंदर रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम रजिस्टर्स को सीपीयू के अंदर नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और ये आपकी लिमिटेड स्पेस ही रखते हैं जिसमें आप थोड़े ही डेटा को एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी जो मेमोरीज होती हैं, रजिस्टर जो होते हैं बेसिकली वो आपके फास्टर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है मेन मेमोरी, तो जैसे आपका कैश मेमोरी था वैसे ही आपका मेन मेमोरी होता है, ये भी आपका एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, लेकिन मेन मेमोरी में आपका रिलेटिवली आपका क्या होता है, कैश मेमोरी के कंपैरेटिवली आपका स्लोअर होता है, यानी कैश मेमोरी फास्टर होती है, मेन मेमोरी उसके कंपेयर में आपका स्लोअर होता है, और सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में मेन मेमोरी फास्ट होता है। ठीक है, so we have to first bring the information to main memory. CPU can work with the information available in main memory only. तो आप अगर कैश में रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसे पहले मेन मेमोरी में लाना होगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो आपका जो भी मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उन्हीं के साथ वर्क करता है, उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कराना है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, तो सबसे पहले उसे आप मेन मेमोरी में लाएंगे, देन मेन मेमोरी से आप सीपीयू पे एग्जीक्यूट कराएंगे उस प्रोसेस या प्रोग्राम को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने बात कर ली
अभी तक कैश मेमोरी, रजिस्टर्स और मेन मेमोरी, ये आपकी हो गई प्राइमरी मेमोरी। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? ये आपका दिस इज बल्क स्टोरेज डिवाइस, यानी ये आपका ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आपका स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत बड़े डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी है उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को नहीं रखते हैं, और सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो आपकी वोलाटाइल नेचर की होती हैं। यानी अगर आपका डेटा रखा हुआ है इन वोलाटाइल मेमोरी कैसे कौन सी होती हैं? जिनमें अगर पावर ऑफ कर दिया जाए और अगर डेटा सेव नहीं है तो वो डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। उनको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी बेसिकली क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है, जैसे रैम। तो रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें अगर आप प्रोग्राम को सेव नहीं किए हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ से डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इट लॉसेज इट्स कंटेंट वंस वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। तो वोलाटाइल जो होता है मेमोरी, वो आपका क्या कर देता है? जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो डेटा जो है वो आपका कंटेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे मतलब एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी के ज़्यादा होती है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो है, आपने क्या समझा? एक बल्क स्टोरेज डिवाइस है, यानी यहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, आप उससे डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसी होती हैं? वोलाटाइल होती हैं, जिसमें अगर पावर ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? जो आपका डेटा है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वोलाटाइल नहीं होती है, ये परमानेंट मेमोरीज होती हैं, यानी रोम की तरह होती हैं। और यहाँ ये आपकी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, और जब भी हमें परमानेंट किसी भी डेटा को स्टोर करना होता है तो हम मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, लेकिन ये आपके स्लोअर मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी बात कर ली कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी की भी बात कर ली। तो यही आपकी मेमोरी हायरार्की को डिफाइन करता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आपके दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला तो प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने मेन मेमोरी पढ़ा, देन कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स को पढ़ा, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने देखा मैग्नेटिक डिस्क को, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं वो कंपेयर टू वो फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी के। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी के इंडिविजुअल की बात करें तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, उसके बाद कैश होता है, उसके बाद मेन मेमोरी होती हैं, ठीक है। एंड सबसे स्लोअर मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस रिलेटेड। फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आप पढ़ाऊँगी अब से, पिछला तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब से जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ाऊँगी उनकी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से वो उसको चेक कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीडीएफ मैं प्रोवाइड तो कर रही हूँ, लेकिन आप अपने में से नोट्स को मेंटेन करिए। नोट्स मेंटेन करने से क्या होगा कि आप उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।